जीवन के रहस्य और जीवन की विशेषताएं। आयरलैंड के क्रुक हैवन शहर में एक ही मकान में रहने वाले दो दंपतियों के एक ही दिन कुछ मिनटों के ही अंतर में दो पुत्र पैदा हुए। एक दंपति ने अपने बच्चे का नाम एलेनर ग्रैडी रखा तथा दूसरे ने अपने बच्चे का नाम पैट्रिक रखा। दोनों बच्चे धीरे धीरे अपने जीवन के स्वाभाविक विकास क्रम की ओर चल पड़े। प्रति सेकंड 3 बच्चों का जन्म हो जाने वाली इस पृथ्वी पर शरीर धारण कोई अनोखी बात नहीं है। आजकल तो जनसंख्या वृद्धि एक समस्या ही बन गई है, क्योंकि खाद्यान्न में से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 की धीमी गति से प्रगति होती है, जबकि बच्चे 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 की गुणोत्तर गति से। अतएव अनुमान है कि कुछ दिनों में जनसंख्या भूख के कारण कहीं अपना ही विस्फोट ना कर ले। ऐसी स्थिति में बच्चों का जन्म तो एक प्रकार का अभिशाप भी है। फिर इन बच्चों के जन्म की चर्चा क्यों छेड़ी गई? इसलिए कि जीवन के वास्तविक अर्थ को समझा जाए और उसका लक्ष्य भी प्राप्त किया जाए। ऋग्वेद में बताया है, अन्न से बना हुआ यह शरीर तुम्हारे कल्याण के लिए मिला है। अशुभ कर्म करके नीचे मत गिरो, महान कार्य करो और ऊपर उठो। जड़ शरीर और इंद्रियों की आसक्ति में पड़े मनुष्य शरीर की सूक्ष्म चेतना की ओर ध्यान ही नहीं देते। प्रस्तुत पंक्तियों में दी जा रही घटना यह बताती है कि मनुष्य चेतना किसी सार्वभौमिक नियम के अनुसार किसी उद्देश्य के लिए जन्म लेती है। उसे इस अद्वितीय चेतना और अंतिम सत्य का ज्ञान प्राप्त करना और उसकी अनुभूति करना ही चाहिए। पैट्रिक और एलेनर ग्रैडी अलग अलग खेलते, किंतु एक दिन दोनों रोते रोते घर पहुंचे। दोनों के दाहिने पैर पर लगभग एक ही स्थान पर चोट लगी थी। माता पिता ने पट्टी कर दी, कोई ध्यान नहीं दिया। दोनों बच्चे पढ़ रहे थे। तब कई बार ऐसा हुआ कि यदि परीक्षा में पैट्रिक को 290 अंक प्राप्त हुए तो दूसरे स्कूल में पढ़ रहे ग्रेडी को भी 290 ही अंक मिले। अंतर पड़ा तो बहुत ही मामूली सा। जिस दिन एलेनर ग्रैडी के विवाह संबंध की बात चली, ठीक उसी दिन पैट्रिक की भी, और संयोग कुछ यूं हुआ कि दोनों की शादी एक ही दिन तय हुई। शादी भी एक ही दिन हुई और पहला बच्चा भी दोनों के एक ही दिन हुआ। इन घटनाओं ने लोगों का ध्यान हठात इधर खींचा और आयरलैंड के शिक्षित व्यक्ति भी यह मानने लगे कि कोई एक सार्वभौमिक सत्ता व नियम सृष्टि में काम अवश्य कर रहा है, अन्यथा यह विचित्रताएं क्यों कर प्रकाश में आती। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जन्मतिथियां एक थी तथा दोनों का जीवन भी एक सा था। पंडित मोतीलाल नेहरू और श्री रविंद्रनाथ टैगोर भी एक ही दिन जन्मे। उनकी उपलब्धियां भी लगभग एक जैसी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी और राष्ट्रपति लिंकन 100 वर्ष के अंतर से जन्मे, पर उनके जीवन की घटनाओं में इतनी अधिक समानता देखी गई कि लोगों को यहाँ तक कहते सुना गया, लिंकन ही कैनेडी होकर जन्मे हैं। पैट्रिक और एलेनर ग्रैडी 96 वर्ष की आयु में एक ही दिन बीमार पड़े और एक ही समय मरकर चले गए, पर अपने पीछे एक प्रश्न चिन्ह छोड़ गए, जो चिरकाल तक लोगों को मनुष्य जीवन की यथार्थता को खोजने की आध्यात्मिक प्रेरणा देता रहेगा। शीतल आवरण से ही समस्वरता संभव है। भीतरी आग को बाहर फूट पड़ने से बचाने की प्रक्रिया ही इस संसार को सामान्य क्रम से चलने देने का आधार बनी हुई है। यदि भीतरी आग को स्वच्छंद फूटने का अवसर मिलता रहे तो यहाँ ना व्यवस्था रहेगी और ना सुरक्षा। धरती के भीतर आग भरी पड़ी है। इसके ऊपर भूतल का ठंडा और मोटा कवच चढ़ा है। यह कवच जब भी जहाँ भी ढीला पड़ता है, वहाँ विनाशकारी भूचाल सामने आ उपस्थित होते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत एक प्रकार से नारंगी के छिलके की तरह है।
जिसका भीतर भूगर्भ की भयंकर ऊष्मा और उथल पुथल पर नियंत्रण रहता है। बहुत गहराई पर पृथ्वी का भीतरी भाग अभी भी पिघले हुए लाल लोहे की तरह है और क्रमशः ठंडा होने की प्रक्रिया के अंतर्गत भीतर ही भीतर भारी हलचलें चलती रहती हैं। वह उथल पुथल भीतर ही सीमित रहे, इसकी सुरक्षा पृथ्वी की ऊपरी परत पर अवस्थित वह कवच ही तो करता है, जो प्रायः 3 मील से लेकर 100 मील तक मोटा है। यदि यह छिलका ना होता तो भीतरी हलचलें ऊपरी परत तक उभरती रहती और भूमि पर सर्वत्र अस्थिरता रहने से कहीं कुछ भी सुरक्षित ना होता। इस कवच परत में कहीं कहीं कुछ छिरछिरापन है, इसलिए समय समय पर उसमें से भीतरी हलचलें फूटती पड़ती हैं और धरती पर भूचाल एवं भूकंप होते रहते हैं। ये कभी कभी तो बहुत ही विकट होते हैं। अलास्का का भूकंप इतना विकट था कि जापान पर डाले गए अणु बमों की तुलना में उसे 1 करोड़ गुना शक्तिशाली कहा जा सके। उसने 7 लाख वर्ग मील भूमि को प्रभावित किया था। भूतत्व के अंतराल में होते रहने वाले परिवर्तन उसकी बाहरी सतह को प्रभावित करते हैं। हिमालय लगातार ऊंचा उठ रहा है। नीलगिरी तो प्रायः 300 मीटर ऊपर उठ चुका है। रामेश्वरम का तटवर्ती जंगल समुद्र में धंस गया। बंबई के निकट भी कुछ भूभाग जल समाधि ले चुका है। भौगोलिक दृष्टि से भारत का दक्षिणी पठार किन्हीं भूचालों की ही देन है। भीतर की आग जब बाहर फूटती है तो समस्वरता को तोड़ मरोड़ कर रख देती है। पर्वत उठे या खड्ड पड़े, दोनों ही स्थितियों में उपयोगी समतल भूपरत की उपयोगिता से तो हाथ धोना ही पड़ता है। धरती की तरह ही मनुष्य के भीतर भी कई प्रकार की आग छिपी पड़ी है। उनमें से उपभोग और संचय की लालसा प्रमुख है। उद्वत स्वेच्छाचार की अहंकारता भी लगभग वैसी ही है। यह मर्यादाओं को तोड़कर मनमानी करने पर उतारू रहती है। यह भी एक प्रकार की आग है। क्रोध और दर्प को भी इसी पंक्ति में बैठाया जा सकता है। वासना और तृष्णा की, चिंता और उद्विग्नता की आग की भयंकरता से कौन परिचित ना होगा। यदि इन्हें भीतर ही दबाना रहने दिया जाए, उभरने के लिए स्वच्छंद छोड़ दिया जाए, तो जीवन की समस्वरता स्थिर रह नहीं सकेगी। समाज का संतुलन टिक ही न सकेगा। शील, मर्यादा, नीति, नियम और आस्तिकता की दूरदर्शितापूर्ण परतें ही जीवन क्रम में सज्जनता और शालीनता स्थिर रखती है। न्याय, धर्म और विवेक के बंधनों में बंधा हुआ समाज ही शांतिपूर्वक रहता और प्रगति के पथ पर बढ़ता है। अपराधी, उच्च श्रृंखलता और संकीर्ण स्वास्थ्यपरता की दुष्टता की आग को ऊपर तक न आने देना ही बुद्धिमता है। नीलकंठ शिव की तरह विषाक्तता तो कंठ के रोके रहने में ही भलाई है, अन्यथा भूचाल जैसे दुष्परिणाम हमारे लिए घातक संकट उत्पन्न करेंगे। साधक को ना अकेलापन खलता है और ना असफलता अखरती है। मनुष्य के सामने कुछ लक्ष्य हो और उसमें उसकी गहरी रुचि हो तो उस दिशा में चलते हुए मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को हंसते हंसते सहन कर सकता है। लक्ष्य प्राप्ति की आशा की चमक उसे यह अनुभव ही नहीं होने देती कि वह अकेला चल रहा है या असफल हो रहा है। स्वर्ण खोजी इसोला का आधारण इसी तथ्य को स्पष्ट करता है। अब से कई वर्ष पहले 42 वर्षीय इसोला फिनलैंड के ग्रामीण स्कूल में अध्यापक था। वह सोचा करता कि उसे कुछ असाधारण काम करना है। इसी मान्यता के कारण उसने विवाह के झंझट से अपने को दूर रखा। उसकी रुचि टुंड्रा के हिमाच्छादित प्रदेश में बसने की और कुछ नए अन्वेषण करने की थी। टुंड्रा प्रदेश की अधिक जानकारी देने वाले साहित्य की उसने तलाश की तो एक ऐसी पुस्तक हाथ लगी जिसमें लिपलैंड में गए स्वर्ण खोजियों का विवरण था। वे लोग उस प्रदेश में ढूंढ खोजकर प्रायः
15 किलो सोना हर व्यक्ति पीछे प्राप्त कर लेते थे। यह कार्य उन लोगों ने 30 वर्ष तक जारी रखा। इस विवरण से इसोला को नया उत्साह मिला। फिनलैंड के भूगर्भ विशेषज्ञों ने भी इस बात की पुष्टि की कि लिपलैंड की नदी, घाटियों और पहाड़ियों में सोने के विपुल भंडार मौजूद हैं। इसोला ने अपना कार्यक्षेत्र उसी प्रदेश को बनाना निश्चित किया और अध्यापक की नौकरी छोड़ दी। स्कूल से मिलने वाली पेंशन ही तब उसके भावी गुजारे का एकमात्र आधार थी। वह टुंड्रा पहुंचा और घूम फिरकर मीसी नदी के किनारे 600 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा भूमिखंड अपने लिए चुन लिया। उसकी प्रार्थना पर फिनलैंड सरकार ने न केवल भूमिखंड मुफ्त दे दिया, वरन उसके द्वारा उपलब्ध स्वर्ण राशि पर किसी प्रकार का टैक्स न लगाने का भी आश्वासन दे दिया। अब वह निश्चिंतता पूर्वक अन्वेषण कार्य में निरत हो गया। एक कमरे वाला अपने हाथों बनाया हुआ झोपड़ा, उसमें एक तख्त, एक मेज कुर्सी, भालू की खाल का बिस्तरा, स्टोव, रेडियो, कागज, कॉपी, बंदूक, कारतूस आदि सामान था। उस झोपड़े से कोई 5 किलोमीटर दूर हवाई पट्टी थी। वहां कभी कभी हवाई जहाज उस क्षेत्र के निवासियों की आवश्यकताएं पूरी करने तथा खोज खबर लेने आते थे। इसोला को इन्हीं से बंद डिब्बों का भोजन मिल जाता था। काफी ठंड में जहाज नहीं आते थे, तब वह उन दिनों के लिए अपना भोजन तथा ईंधन पहले से ही जमा कर लेता था। कभी कभी वह भालू का शिकार भी करता और उसका मांस बर्फ में गाड़कर बहुत दिनों तक उससे काम चलाता था। इसोला निरंतर नदी पर जमी रेत में से स्वर्ण कण ढूंढने में लगा रहता। इस प्रयोजन के लिए उसे पहाड़ियों और घाटियों की यात्रा भी करनी पड़ती और कुदाल चलाकर खुदाई में भी निरत रहना पड़ता। ना तो उसे एकाकी जीवन पर खींच आती और ना इतनी लंबी अवधि में कोई अधिक संपत्ति हाथ न लगने की निराशा ही उसे सताती। गर्मी में जब मच्छरों का बाहुल्य होता तो भी वह अपनी तितिक्षा में अभ्यस्त होने के कारण उनसे घबराता नहीं। अपने प्रयास में उसे समय समय पर सोने के टुकड़े मिलते रहते थे। एक बार सबसे बड़ा टुकड़ा 160 ग्राम का हाथ लगा था। इसके बाद जो टुकड़े मिलते रहे वे 4-5 ग्राम से अधिक भार के नहीं थे। आमतौर से तो राई रत्ती जैसे टुकड़े भी हाथ लगते। औसतन साल भर में 1 किलो सोना वह ढूंढ निकालता था। इससे मिलने वाली कीमत तथा पेंशन की राशि से उसकी गुजर हो जाती थी।